हेलो फ्रेंड्स, कहानियाँ किस्से चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने पढ़ा था हीरालाल और उसके परिवार वालों ने बंटी की मौत की बात सुनी तो वे लोग पहले तो इस घटना से बहुत दुखी हुए। इसके बाद जब उन्होंने उनकी लड़की नंदनी पर भी इस केस में संदेह की बात सुनी तो पूरा परिवार चिंता मगन हो गया। बड़ी मुश्किल से नंदनी के जीवन में खुशियां लौटने की उम्मीद थी और इधर इस केस में उसका नाम आने से बनी बनाई बात भी बिगड़ सकती थी। हीरालाल ने धनीराम का धन्यवाद किया कि उन्होंने रिश्तेदारी का फर्ज निभाया। फिर दिन का भोजन करने के बाद धनीराम अपने गांव वापस लौट आया, जबकि हीरालाल उसी दिन अपनी बेटी से मिलने उसके ससुराल पहुंच गया। अभी 4-5 रोज पहले ही तो हीरालाल धनीराम और रवि के साथ मनीराम के घर गए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे शुरू करते हैं। इतनी जल्दी हीरालाल को देखकर मनीराम और कमला को लगा जैसे हीरालाल नंदनी को लिवाने न आया हो। कमला ने हीरालाल से पूछा, समधी जी आज अचानक? हीरालाल ने कहा, ऐसे ही आप लोगों की सार खबर लेने चला आया। आज विजयादशमी भी है, सोचा नंदनी बेटी को देख भी आऊँगा। इतनी देर में नंदनी भी काम काज निपटाकर घर पहुँच गई। अचानक पिता को देखकर वह भी चौंक गई। उसने पिताजी के पैर छूकर प्रणाम किया और घर की सार खबर पूछी। हीरालाल ने उसे भी पड़ोस के गांव में बंटी की आत्महत्या की बात बताई। यह सुनकर नंदनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने सास ससुर और अपने पिता को बताया कि कल सुबह बंटी यहाँ भी आया था। उसने हाथ में एक नुआन की शीशी ले रखी थी। वह मुझसे लड़ने यहाँ आया था। उसका कहना था कि मैंने उसकी मंगेतर के लिए कोई चिट्ठी लिखी है। मैंने गोलू जू की कसम खाई, तब उसे मुझ पर विश्वास हुआ। वह हमारे चौक के कनिष्ठ में बैठकर नुआन पीने ही वाला था कि मैंने उसके हाथ से नुआन की शीशी छीन ली और उसे अपने घर लौटने को कहा। इसके बाद वह अपने घर लौट गया। मैंने उसे यह भी बताया कि हम लोग स्कूल के दोस्त थे और अभी भी मैं उसे दोस्त ही समझती हूँ। उसकी जुबान से निकली एक छोटी सी बात की वजह से मेरा घर बर्बाद हुआ, लेकिन मैं एक औरत हूँ। मैं उसकी मंगेतर का जीवन बर्बाद नहीं कर सकती। मुझे मालूम नहीं था कि वह इतनी बड़ी मूर्खता करेगा, नहीं तो उसे और समझा बुझाकर वापस भेजती। भला आत्महत्या करना किसी भी परेशानी का हल है क्या? ऐसा तो कायर लोग करते हैं। खैर, भगवान उसकी मृत आत्मा को शांति प्रदान करे। इससे ज़्यादा अब हम कह भी क्या सकते हैं। हीरालाल ने कहा, बेटी आजकल ज़माना बहुत खराब है। तूने तो उसे आत्महत्या करने से रोका, लेकिन उसके ससुराल वालों को क्या मालूम कि तुम्हारे और उसके बीच मात्र स्कूल के दोस्तों जैसा दोस्ताना रिश्ता है। हमारा समाज भी अभी तक लड़कियों को लड़कों के साथ दोस्ती करने की इजाज़त नहीं देता। इसका खामियाजा तू भुगत रही है। इससे भी बड़ी दुख की बात यह है कि कहीं पटिवारी की रिपोर्ट के अनुसार इस केस में तेरे से भी पूछताछ न हो, इसलिए मैं तुझे समझाने यहाँ आया हूँ। अगर कोई पूछताछ होती भी है तो अपनी बात निडर होकर रखना। मनीराम और कमला ने जब यह बात सुनी तो उन्हें भी इस घटना का बड़ा दुख हुआ। नंदनी का नाम इस केस पर जुड़ने से वे बहुत परेशान थे। दोनों सोच रहे थे कि कहीं अब इस बुढ़ापे में बहू के कारण उन्हें भी कोर्ट कचहरी के चक्कर न लगाने पड़े। रात को भोजन करते समय कमला ने हीरालाल से कहा, समधी जी आप कुछ दिन के लिए नंदनी को अपने साथ ले जाओ। कोई पूछताछ करने वाला इधर आएगा तो हम उसे कह देंगे कि नंदनी मायके गई हुई है। हम लोग तो इतने समझदार भी नहीं हैं कि कहीं कुछ उल्टा पुल्टा मुंह से निकल जाएगा तो काम खराब हो जाएगा। नंदनी यह सुनकर बहुत खुश हुई। फिर भी उसने अपनी सास का हृदय जीतने के लिए कहा, सासू जी तुम भी मुझे अभी से अपने से दूर रखना चाहती हो। जेल होगी तो मुझे होगी ना, बहुत से बहुत क्या होगा, फांसी तो होगी। वैसे मैं भी तो अपने जीवन से परेशान आ चुकी हूँ। हर अच्छे काम का न जाने मुझे ही दंड क्यों मिलता है। कमला ने कहा, पगली ऐसी बात नहीं है। तू ऐसा मत सोच कि हम तुझे अपने से दूर करने के लिए तेरे मायके भेज रहे हैं। एक आध माह में यह बात थम सी जाएगी, फिर वापस चली आना। तू पहली ऐसी बहू है जो ससुराल से मायके भेजने पर बुरा मान रही है। हीरालाल ने कहा, यह आप लोगों का बड़प्पन है कि अपने लड़के के घर छोड़ने के बावजूद भी अपनी बहू को बेटी की तरह स्नेह देते रहे हो, तभी तो वह भी आपको छोड़ना नहीं चाहती। मनीराम चुपचाप सब बातें सुन रहा था। इस घटना में बहू का नाम आने से उसे मन ही मन बहुत दुख हो रहा था।
वह सोच रहा था कि आखिर नंदनी का नाम इस घटना से जुड़ने के पीछे कुछ न कुछ तो बात जरूर होगी, नहीं तो इसका नाम उस लड़के के साथ जोड़कर इतनी दूर चिट्ठी भेजने को किसी को क्या पड़ी थी। पर उसने इस समय मामले को अधिक तुल देना उचित न समझा। अगले दिन सुबह सुबह नंदनी अपने पिता हीरालाल के साथ मायके चली गई। घर पहुंचकर दोनों बहनों के बीच रवि के विषय में बातचीत हुई। तुलसी ने भी रवि की खूब तारीफ की। उसने नंदनी को यह भी बताया कि रवि कह रहा था यदि आकाश वापस आ गया तो उसका क्या होगा, इसलिए हमने उसे यह आश्वासन दिया है कि अगर ऐसा हो गया तो हम अंजू की शादी उसके साथ करने को तैयार हैं। तब जाकर वह इस रिश्ते के लिए तैयार हुआ। यह सुना तो उसे रवि की नीयत पर उसी समय थोड़ा शक हो गया। उसने अंजू और अपनी माँ से इस विषय में कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में अब यह चिंता शुरू हो गई कि माँ बाप ने रवि को सोने और हीरे के बीच से चयन करने का मौका दे दिया है। अगर 1 साल बाद उसके सास ससुर ने थोड़ा समय और मांग लिया तो रवि फिर अंजू का हो जाएगा। इधर धनीराम वापस अपने गांव पहुंचा तो रधुल ने उससे कहा कि हमें रवि को नंदनी से दूर ही रखना चाहिए। उस औरत के न जाने किस किस से क्या क्या किस्से चल रहे हैं। एक मुसीबत से अपने बेटे को निकालते हैं तो वह दूसरी मुसीबत खड़ी कर देती है। तुम रवि को चिट्ठी लिखो कि नंदनी की बातों पर ज़्यादा ध्यान न दे। उसे यह भी लिख देना कि पटवारी ने रिपोर्ट में नंदनी का नाम भी लिखा है। धनीराम ने रधुली को समझाते हुए कहा, अभी तो वह मुंबई पहुंचा भी नहीं होगा, पहले उसको वहां पहुंचकर अपनी ड्यूटी शुरू तो करने दो। उसकी चिट्ठी आएगी तो जवाब में सब लिख दूंगा। बंटी की आत्महत्या की सूचना के साथ चंपा का भाई और चाचा जब हल्द्वानी पहुंचे तो उन्होंने यह बात चंपा के पिता और माँ को बताई। वे लोग भी इस बात से बहुत दुखी हुए। सब यही सोच रहे थे कि बंटी निर्दोष रहा होगा, वरना वह ऐसा कदम क्यों उठाता। शादी में चंपा ने जो विघ्न खड़ा किया उसका यह अंजाम होगा, इस बात का किसी को अनुमान भी न था। अब तो उनकी लड़की हमेशा के लिए परदार हो गई है। चंपा अभी अस्पताल में ही थी। उसकी तबीयत को देखते हुए किसी ने उसे अभी तक यह बात बतानी ठीक न समझी। हाँ, उसकी माँ ने इतना जरूर कहा कि बेटी तू जल्दी से ठीक हो जा, अब हम तेरी शादी उस घर में बिल्कुल नहीं करेंगे। जो कोई रिश्तेदार चंपा का हाल चाल जानने अस्पताल पहुँचते, परिवार के सदस्य उसे भी चंपा के सामने इस बात का जिक्र न करने की बात कहकर ही चंपा से उनकी मुलाकात करवाते। 1 सप्ताह बाद चंपा के अस्पताल से छुट्टी हुई और वह घर पहुंच गई। गांव के लोग उसे हिकारत भरी नज़र से देख रहे थे। ऐसी बात को कब तक छिपाए रखा जा सकता है। आखिर उसे यह बात पता लग ही गई कि बंटी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी। अब उसे खुद के इस कृत्य पर बड़ा अफसोस हुआ। वह मन ही मन सोचने लगी कि उस चिट्ठी की जांच पड़ताल किए बगैर उसके जहर खाने का निर्णय दोनों घरों की बर्बादी का कारण बना। अगर वह ऐसा न करती तो आज बंटी आत्महत्या न करता। अपने इस कृत्य के लिए अब वह जिंदगी भर स्वयं को अक्षमा न कर पाएगी। गांव वालों के उससे उखड़े उखड़े रहने का कारण भी वह समझ गई। उसके माँ बाप और परिवार वालों ने उसे समझाया कि ईश्वर को जो मंजूर था वह हो गया। अब आगे वह कोई ऐसा कदम न उठाए जिससे परिवार वालों के लिए कोई और परेशानी खड़ी हो। उधर 2 दिन बाद रवि मुंबई पहुंच गया। रास्ते भर उसके दिमाग में बंटी की शादी की बात के सिवाय कुछ और बात नहीं आ रही थी। वह इस बात से खुश था कि बंटी द्वारा सिखाई गई बात को उसने उसी पर आजमा कर उसके जीवन में एक भूचाल खड़ा कर दिया। सूरत से एक बार बंटी ने रवि के कहने पर नंदनी के माता पिता को आकाश की ओर से ऐसा ही झूठा पत्र लिखा था जिससे नंदनी के सास ससुर नंदनी के बदले आकाश को ही दोषी मानने लगे थे। 1 सप्ताह पहले रवि ने मुंबई से घर जाते वक्त यही युक्ति अपनाकर बंटी से अपना हिसाब किताब बराबर करने का मन बनाया था। घर जाकर बंटी की शादी की बात सुनकर उसका बंटी के प्रति प्रतिशोध और भी बढ़ गया था। अब वह बंटी के वैवाहिक जीवन में विघ्न खड़ा करना चाहता था। रवि के प्रतिशोध में उसकी मां ने घी का काम किया था, इसलिए घर पहुंचने पर उसने बंटी की मंगेतर के गांव के पते की पूछताछ कर अगले दिन ही एक महिला के नाम से उसे पत्र भेजा था। लेकिन उसे यह मालूम न था कि उसका भेजा हुआ पत्र इतनी जल्दी चंपा तक पहुंच जाएगा। उसने तो यह सोचकर चंपा को चिट्ठी लिखी थी कि बंटी और उसकी शादी के बाद बंटी को चंपा का पूरा प्यार न मिले।
बंटी की शादी से 3 दिन पहले जब उसने चंपा के जहर खाने की बात सुनी तो वह घबरा गया था। उसे मालूम था कि यदि चंपा को कुछ हो गया तो यह मामला अधिक तूल पकड़ सकता है। यदि कहीं बंटी के हाथ वह चिट्ठी लग गई तो वह उसकी लिखावट पहचान सकता है और फिर रवि की इस योजना की पोल खुल सकती है। इसलिए वह इस घटना के अगली रोज मुंबई वापस चला आया। मुंबई पहुंचकर उसने इस घटना की जानकारी लेने के लिए उत्सुकतावश अपने माता पिता को पत्र लिखा। उसने पत्र में बंटी और उसकी मंगेतर के हाल चाल और उनकी शादी की बात भी पूछी थी। इसके अलावा उसने उसी दिन एक पत्र नंदनी को और एक हीरालाल को भी भेजा। रवि का पत्र मिलते ही धनीराम और रधुली बहुत खुश हुए। रधुली ने धनीराम से कहा, कल जब रवि को चिट्ठी भेजोगे तो उसमें बंटी के बारे में ज़रूर लिख देना। रवि और बंटी बचपन के दोस्त थे, इसलिए रवि को उसकी शादी की चिंता लगी होगी। चिट्ठी में यह भी लिख देना कि नंदनी से फिलहाल ज़्यादा संपर्क मत रखना, क्योंकि इस मामले में पटवारी ने उसका नाम भी लिखा हुआ है। धनीराम ने अगली रोज ही रवि के लिए चिट्ठी लिखी और पढ़कर रधुली को सुना दी। उसने रधुली से कहा, कुछ और लिखना हो तो बता दो, वरना बाद में मेरी जान खाएगी। रधुली बोली, तुम तो मेरी हर बात को गलत ही समझते हो। अरे जवान लड़का है, उसे समय समय पर समझाना माँ बाप का फर्ज है। इसके बाद धनीराम बाजार गया और चिट्ठी पत्र पेटी में डालकर वापस घर चला आया। इसी बीच रवि का नंदनी को भेजा हुआ पत्र नंदनी की ससुराल और हीरालाल के पास पहुंच गया। रवि ने हीरालाल के लिए लिखे पत्र में रवि ने नंदनी के साथ साथ अंजू की भी खूब तारीफ की थी। उसे नहीं मालूम था कि नंदनी भी उसके पत्र को पढ़ सुन सकती है। नंदनी ने जब रवि की चिट्ठी पढ़ी तो उसे ऐसा लगा कि अंजू के कारण कहीं रवि उसके हाथ से न फिसल जाए। फिर भी उसने नंदनी के साथ साथ परिवार वालों के सामने इस बात को जाहिर नहीं होने दिया। अंजू को रवि के पत्र में अभी कोई दिलचस्पी न थी। वह नंदनी से सिर्फ यही कह रही थी कि जीजा जी को अभी से ऐसी चिट्ठियाँ नहीं भेजनी चाहिए। नंदनी को उसकी ससुराल में रवि रीना के नाम से पत्र भेजता था। नंदनी के मायके चले जाने के बाद जब रवि का पत्र वहां पहुंचा तो पोस्टमैन ने वह पत्र कमला को दे दिया। कमला ने पोस्टमैन से पूछा, यह चिट्ठी किसने भेजी है? पोस्टमैन ने कहा, आपकी बहू की कोई सहेली होगी रीना, उसने भेजी है। कमला ने मनीराम को चिट्ठी के बारे में बताया और फिर चिट्ठी को संभाल कर रख दिया। एक सप्ताह बाद जब धनीराम का पत्र रवि को मिला और उसने पत्र पढ़ा तो उसे बंटी की आत्महत्या की बात मालूम हुई। यह खबर पढ़कर वह बहुत दुखी हुआ। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके एक झूठे पत्र से 2 लोगों की जिंदगी इतनी जल्दी तबाह हो गई है। बंटी की मौत के लिए रवि ही जिम्मेदार था। चिट्ठी में जब उसने पटवारी द्वारा रिपोर्ट में नंदनी का नाम आने की बात सुनी तो वह और अधिक परेशान हो गया। उसका मन अब काम काज में भी नहीं लग रहा था। कभी वह सोचता कि प्रायश्चित करने के लिए वह नंदनी को सारी बात सच सच लिख दे, लेकिन अगले ही पल उसे मामले का पता लगने पर जेल जाने की बात याद आती तो वह अपना निर्णय बदल देता। इस परेशानी से वह गुमसुम सा रहने लगा। नंदनी ससुराल में होती तो रवि का पत्र मिलते ही वह उसका जवाब भेज देती, लेकिन पिता हीरालाल के पत्र में रवि द्वारा अंजू की कुछ ज़्यादा ही तारीफ करने से वह रवि से कुछ नाराज सी थी। उसकी माँ ने नंदनी से कहा कि रवि को अपनी तरफ से चिट्ठी लिख दे, लेकिन उसने माँ की बात टाल दी। जबकि हीरालाल ने भी कुछ दिन रुककर रवि के पत्र का जवाब भेज दिया था। अपने पिता द्वारा भेजे पत्र से रवि को नंदनी के फंसने की बात नजर आने लगी तो उसने फिर उसके लिए चिट्ठी लिखकर उसके ससुराल के पते पर ही भेज दी। एक सप्ताह बाद वह पत्र भी मनीराम के पास पहुंच गया। पत्र में पत्र प्रेषक का नाम रीना देखकर मनीराम को ऐसा शक हुआ कि एक विवाहिता को इतनी जल्दी जल्दी आखिर कौन पत्र भेज रहा है। उसने अपनी पत्नी कमला से कहा, आज बहू की एक और चिट्ठी आई है, न जाने कितना प्यार प्रेम है इनके बीच, लो ये चिट्ठी भी संभाल कर रख दो। कमला ने वह चिट्ठी पहले वाली चिट्ठी के साथ ही संभाल कर रख दी। अगले दिन मनीराम किसी काम से बाजार की ओर गया था। आनंदी का बड़ा लड़का कमला के घर आया था। कमला के दिमाग में न जाने क्या सूझी कि उसने उससे पूछा, अरे संजू, तुझे चिट्ठी पढ़नी आती है? संजू ने कहा, जी दादी जी, किसकी चिट्ठी पढ़नी है?
कमला संजू को घर के अंदर ले गई। उसने संजू से कहा, देख तो ये चिट्ठी किसकी है। संजू बोला, ये तो नंदिनी चाची की चिट्ठी है, किसी रीना ने भेजी है उनके लिए। कमला ने दूसरी चिट्ठी निकालकर संजू को दी और फिर बोली, ये देख तो ये किसने भेजी है। संजू ने जवाब दिया, यह भी रीना ने ही भेजी है। कमला ने कहा, इस चिट्ठी को आराम से फाड़ कर देखना कि इसमें क्या लिखा है। संजू ने अंतर्देशीय पत्र को आराम से खोला और फिर उसे पढ़ना शुरू किया। पत्र में अंदर लिखा था, स्थान अंधेरी मुंबई, मेरी प्राण प्रिय नंदिनी, सर्वदा सुखी एवं प्रसन्न रहो। मैं यहाँ कुशलतापूर्वक पहुँच गया था। इससे पहले भी तुम्हारे लिए एक पत्र भेजा था, शायद तुम्हें मिला होगा। लेकिन इसी बीच पिताजी का पत्र मिला, जिसमें उन्होंने बंटी की मौत की बात लिखी थी। वैसे तो बंटी के कारण ही तुम्हारी जिंदगी में यह मोड़ आया है, लेकिन वह मेरा बचपन का दोस्त था, इसलिए मुझे उसके आत्महत्या के कारण बहुत दुख हुआ। मेरे पिता ने पत्र में लिखा है कि बंटी के आत्महत्या में पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में तुम्हारे नाम का जिक्र किया है। मुझे इस बात का भी बहुत दुख है। मुझे विश्वास है कि तुम्हारा इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी तुम चिंता मत करना, अपना और सास ससुर का ध्यान रखना। पत्र का जवाब शीघ्र देना। प्रतीक्षा में तुम्हारा आशिक रवि। जब कमला को संजू ने पत्र पढ़कर सुनाया तो वह हैरान रह गई। उसे बहुत दुख हुआ कि उसकी बहू के लिए काफ़ी समय पहले से रवि रीना के नाम से चिट्ठी भेजता रहा था, लेकिन उनकी बहू उनसे झूठ कहती रही कि उसकी सहेली रीना की चिट्ठी आई है। इसके बाद उसने चिट्ठी को बंद करके रख दिया। दिन में मनीराम घर पहुंचा तो कमला ने मनीराम को भी यह बात बताई। मनीराम को भी यह सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने कमला को यह समझाते हुए कहा कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अब हम दोनों को कितने दिन और जीना है, करने दे उसको धोखा। वह जो भी कर रही है उसका खामियाजा वह खुद भुगतेगी। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के अगले भाग में देखें।